आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे दोस्तों कि कैसे हम कैरेक्टर डेटा टाइप पे वर्क करते हैं। तो हम यूजर से कैरेक्टर पूछेंगे और उस कैरेक्टर की क्या शो करेंगे, आस्क की वैल्यू। अब अगर हम बात करें 28 जुलाई की, तो ये प्रोग्राम हमने बनाया था प्रिंटफ स्कैनफ से। तो कुछ इस सिस्टम में प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। जब भी हम कोई सी प्रोग्राम लिखते तो कम से कम ये लाइन हमेशा कॉमन रहती हैं, 4 लाइन। हमें कुछ इंक्लूड करना पड़ता है, मेन फंक्शन बनाना पड़ता है और लास्ट में रिटर्न 0 और कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ता है, जो कि मैं स्टार्टिंग की क्लासेस में समझा चुका हूँ। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, कैरेक्टर सी। प्रिंटफ की मदद से हमें डिस्प्ले किया एक मैसेज, एंटर कैरेक्टर, और स्कैनफ की मदद से हमने कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ हम लिखा है %C %D। %C का मतलब है कैरेक्टर वैल्यू और %D का मतलब है इंटीजर वैल्यू। अब इस प्रोग्राम को एक बार फिर से मैं रन करके दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम को हम जहाँ चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने दोस्तों की क्योंकि फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, तो मैं उस फोल्डर में ही सेव करूँगा प्रोग्राम को, जिससे मुझे किसी भी प्रोग्राम को ढूंढने में दिक्कतें ना आए। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के लिए मैं चलना पड़ेगा बिल्ड में, कहना पड़ेगा कंपाइल। यहाँ पे एक लॉग विंडो है जो हमें बताती है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। तो सब कुछ ओके, अब इसे हम रन कर सकते हैं। हमसे एक सिंगल कैरेक्टर पूछा जा रहा है, तो हमने प्रेस किया ए, तो सिस्टम करा कि इसका आस्क की कोड क्या है 65। अब हमारे कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, कुछ स्टूडेंट गलती से पहले स्पेस दबा देते हैं। अब स्पेस भी एक कैरेक्टर है और हम कह रहे हैं कि सिंगल लेटर डालना है, तो अगर हमने स्पेस के बाद कुछ टाइप किया तो टेक्निकली वो एक नहीं 2 कैरेक्टर्स हो गए। तो हमेशा आंसर किसका आएगा, स्पेस का, और स्पेस की वैल्यू कितनी थी 32। तो अगर कोई गलती से ऐसा करता है दोस्तों, तो हमेशा उसे एक ही आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा 32, क्योंकि कैरेक्टर हमेशा सिंगल लेटर लेता है, सिंगल से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं लेता है। तो ध्यान रखना है कि जब आप एंटर करें तो स्पेस ना दें, बेहतर है कि मैसेज में स्पेस दे दें। कुछ स्टूडेंट गलती से स्पेस क्यों दबाते हैं, क्योंकि वो मैसेज में स्पेस नहीं देते हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो वो क्या करते हैं, स्पेस दबा देते हैं, जो कि गलत है। अब हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है सेम प्रोग्राम में सब, बस यूजिंग cout scene introduced in C++ as alternative to printf scanf of C। तो टेक्निकली जो काम हम printf scanf से करते हैं वही काम हम cout scene से भी कर सकते हैं, जो कि एक अल्टरनेटिव है। अब कैसे करेंगे दोस्तों, मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ हेडर फाइल चेंज हो जाएगी। जब भी मैं cout scene यूज़ करूँ तो हमें लिखना पड़ता है IO स्ट्रीम। आप में से अगर किसी को टर्बो सी की हैबिट है तो हो सकता है कि वो .h लगाता हो, लेकिन आजकल के जो नए कंपाइलर्स हैं उनमें हमें .h लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो C++ की हेडर फाइल है।
तो सी प्रोसेस के हेडर फाइल में आपको डॉट एच नहीं लगाना है। हो सकता है कि आप में से आज भी कोई फ्रेंड टर्बो सी यूज़ करता हो। तो अगर आप टर्बो सी यूज़ करते तो उस केस में आप लोगों को जो है डॉट एच लगाना पड़ेगा। अगर आप जीसीसी में काम करें तो जीसीसी में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस, और आज भी मैं नहीं समझाऊंगा कि यूजिंग नेम स्पेस क्या होता है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करें कि नेम स्पेस क्या होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं अभी नेम स्पेस समझाने के लिए बैठूंगा तो बाकी टॉपिक्स रह जाएंगे। तो अभी हम मान के चलते कि जब भी हम आईओ स्ट्रीम यूज़ करेंगे तो वी हैव टू राइट दिस लाइन, नॉट रिक्वायर्ड इन टर्बो सी। अब मेरे कई फ्रेंड मोबाइल में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि मोबाइल में जो कंपाइलर वो यूज़ करो उसमें इस लाइन की ज़रूरत है या नहीं। पहले लिख के देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि लाइन दिक्कत करे तो हटा दीजिएगा। ऐसे हो सकता है कि वो आईओ स्ट्रीम में दिक्कत करे, तो आप उससे क्या लिखेंगे, आईओ स्ट्रीम पैच लिखेंगे। तो डिपेंड करता है कि मोबाइल में आप जो कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं वो जीसीसी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है कि पुराने स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन का डायरेक्टली प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एंड्रॉइड फ़ोन में बहुत सी ऐप्स अवेलेबल है आजकल। यहाँ पे मैं प्रिंटफ की जगह लिख दूंगा सी आउट। और जहाँ लिखा था स्कैनएफ वहाँ पर मैं लिख दूंगा सीन। अब स्कैनएफ की जगह सीन यूज़ करना हमेशा आसान होता है, क्योंकि बस हमें वेरिएबल का नाम देना पड़ता है कि किस वेरिएबल में डेटा लेना है। तो हमें डेटा किस वेरिएबल में लेना है, सी नाम के वेरिएबल में। अब हमें मैसेज डिस्प्ले करना है, तो हम लिखेंगे सी आउट, यानी कंसोल आउटपुट कैरेक्टर इक्वल टू सी, आस्की इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम लोग इंटीजर ऑफ सी। यहाँ पे इसे हम कहते हैं टाइप कास्ट टू इंटीजर। अब इसे मैं फिगर से समझाऊं तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा हमें। दोस्तों जैसे मैं प्रेस करूंगा कैपिटल ए, तो कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया कैपिटल ए, अब वो ए चला गया इस वेरिएबल सी के पास। तो टेक्निकली सी की मेमोरी में इस समय क्या है, ए। अब मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि मैसेज प्रिंट हो, तो जो भी डबल कोट्स में तो वो मैसेज होता है। तो मैसेज प्रिंट होगा कैरेक्टर इक्वल टू, फिर जो भी सी की वैल्यू हो, तो सी की मेमोरी में क्या है, ए। फिर से डबल कोट में मैसेज है, तो मैसेज क्या शो होगा दोस्तों, आस्की इक्वल टू। लेकिन मैं कंप्यूटर से रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूं, मैं कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करूंगी इसे कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट फ्रॉम कैरेक्टर टू इंटीजर। मेरा आज का जो अगला टॉपिक है वो है आस्की कोड। हमारे कंप्यूटर में हर अल्फ़ाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं आस्की कोड। 200 कैपिटल ए का वैल्यू होता है 65, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो टेक्निकली हमें उसकी इंटीज वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे उसकी इंटीज वैल्यू मिली कि क्या, 65। अब देखिए यही चीज़ मैंने प्रिंटफ में कैसे की थी, लिखा था मैंने परसेंट सी। परसेंट सी मीन्स क्या, कैरेक्टर। और यहाँ मैंने क्या लिखा था फ्रेंड्स, परसेंट डी। परसेंट डी यानी क्या, इंटीजर। तो कई ऐसी जगह होती है दोस्तों जहाँ प्रिंटफ स्कैनर यूज़ करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू राइटिंग सी आउट सी। खासकर जब मैं अपने दोस्तों को जावा सिखाता हूँ, जावा में प्रोजेक्ट सिखाता हूँ, तो कई जगहों पे प्रिंटफ स्कैनर बड़ा आसान कर देता है काम को। तो हम ऐसे डेवलपर हमें दोनों चीज़ आना चाहिए, प्रिंटफ स्कैनर भी आना चाहिए और सी आउट सीन भी आना चाहिए। कभी कभी दोस्तों के मन में मिसकंसेप्शन होता है, उनको लगता है कि प्रिंटफ स्कैनर यानी सी और सी आउट सीन यानी सी प्लस प्लस। ऐसा नहीं है,
क्योंकि सी लैंग्वेज का हर फीचर सी प्रोसेस का फीचर भी है, तो टेक्निकली सी प्रोसेस में दोनों काम करेंगे, प्रिंटफ स्कैनफ भी काम करेगा और सी आउट सी भी काम करेगा। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जब तक हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना करें तब तक एवरीथिंग इज सेम। तो समय आ चुका है कि हम इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करें दूसरे तरीके से, इस वाले टेक्निक से। तो इस फिगर को आप एक बार देख सकते हैं, जहाँ डबल कोट है वहाँ मैसेज और जहाँ वेरिएबल है वहाँ पे वैल्यू। अब इस प्रोग्राम को रन किया जाए दोस्तों। तो इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जब भी हम कोड बॉक्स में काम करते हैं तो हमें हमेशा फाइल में कि न्यू फाइल करना पड़ता है और एम्प्टी फाइल। यहाँ पे मैं प्रोग्राम टाइप करना पड़ता है और सेव करना पड़ता है। तो ये मैंने फ्लॉपी पे क्लिक किया। मुझसे पूछे इसका नाम क्या देना चाहते हो, तो मैंने कहा 2, यानी सेकंड प्रोग्राम है हमारा आज का। अब यहाँ पे प्रिंटफ स्कैनफ की जगह मैं कह दूँ सी आउट सी। और दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि नेमिंग हमेशा प्रॉपर दें, ऐसी नेमिंग दें दोस्तों कि आपको फ्यूचर पे ढूंढने में दिक्कतें ना आए। तो ये हमारा आज का सेकंड प्रोग्राम है जिसमें मैं कैरेक्टर को आस्की में कन्वर्ट कर रहा हूँ सी आउट सी की मदद से ऑफिस से। अब इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल किया जाए और इसे रन किया जाए। मुझसे सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र तुम एक ही लेटर दबाना। मैंने कहा कैप्ले, तो सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र कैप्ले का आस्क वैल्यू क्या है 65। अब जरूरी कि आप हमेशा ए का ही जाने, आप किसी का भी जान सकते हैं। जैसे कैपिटल जेड का 90 होता है, क्योंकि 65 + 26 - 1, 65 + 26 - 1, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो 90 आंसर आएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्तों ने सीखा कि कैसे हम सी आउट सीन की मदद से ये प्रोग्राम बना सकते हैं। अब मैं अपने दोस्तों को घर के लिए क्या होमवर्क दे रहा हूँ, डिजाइन रिवर्स ऑफ अबव मीन्स टेक इनटू वैल्यू एंड डिस्प्ले इट्स कैरेक्टर। अब हिंट क्या है दोस्तों, आपको सिंपली टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, कैरेक्टर टू इंटीजर में कन्वर्जन किया था। आप लोग जब इसका उल्टा प्रोग्राम बनाओगे तो यहाँ पे कैरेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यूजर से एक नंबर पूछना है और हमें नंबर का दिखाना क्या है, नंबर का हमें कैरेक्टर दिखाना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आई दोस्तों, इन C++ टाइपकास्टिंग कैन बी डन एज इंटीजर C और इंट C। अभी देखिए मैंने ऐसे टाइपकास्टिंग की थी दोस्तों, ब्रैकेट इसमें थे। अच्छा, इसको मैं *1 नाम देता हूँ। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है दोस्तों कि पूरा नाम लिखना पड़े, इसे मैंने मार्किंग कर दी। क्या लिखा मैंने, इन C++ इन प्लेस ऑफ *1 टाइपकास्टिंग कैन बी डन एज दिस, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे की थी, या फिर कैसे, इस तरह से। डिफरेंस समझ रहे हैं, ब्रैकेट्स का डिफरेंस आ गया। यहाँ इंटीजर में ब्रैकेट्स हैं, यहाँ ब्रैकेट किस में है, C में। क्यों ना करके दिखाया जाए दोस्तों को। तो इसी प्रोग्राम को मैं सेव एज़ कर लेता हूँ और लिख देता हूँ मैं इसका नाम टाइपकास्ट 2। जैसे मुझे आइडिया है कि यहाँ पे मैंने टाइपकास्टिंग का सेकंड तरीका सिखाया, तो अब यहाँ पे हमें टाइपकास्टिंग ऐसे नहीं ऐसे करनी है। हमने इसे कंपाइल किया दोस्तों और इसे रन किया, और हमने कहा जैसे B, तो सिंपल सी बात है कि अगर A 65 है तो B 66 होगा, और ये वर्क कर रहा है। all other programming languages
only supports तो हम देख रहे हैं कि सी प्रोसेस में दो विकल्प हैं, या तो आप ऐसे टाइप कास्टिंग करें या ऐसे टाइप कास्टिंग करें, लेकिन बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इस टेक्निक को यूज़ करती है। तो कौन सा तरीका हमें यूज़ करना चाहिए? ये तरीका, क्योंकि ये तरीका सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वर्क करता है। दोस्तों हम लोग कीबोर्ड में जब कुछ टाइप करते हैं तो इंग्लिश लेटर्स में टाइप करते हैं, लेकिन टेक्निकली कंप्यूटर कोई भी भाषा नहीं समझता। तो अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है एनएसआई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अब आस्की में होता क्या है दोस्तों? इन आस्की a numerical value is assigned to each letter. Whenever we press a key, computer takes its numerical value एंड कन्वर्ट्स टू बाइनरी। हम जानते हैं कि बाइनरी का मतलब क्या होता है? 0 1। अब इस स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों है? स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन यूज कीबोर्ड ऑफ एनी कंपनी, डजंट मैटर what laptop और कंप्यूटर वी आर यूजिंग। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आईफोन के साथ खराबी क्या है, कि आईफोन के जो पुराने मॉडल्स है दे हैव लाइटनिंग कनेक्टर। तो अगर मेरे किसी फ्रेंड के पास अभी पॉकेट में आईफोन रखा और उसका बैटरी डाउन हो रहा हो तो चाह के भी वो मुझसे चार्जर नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास माइक्रो यूएसबी है, तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, यानी लाइटनिंग पोर्ट स्टैंडर्ड नहीं है। आईफोन वाले ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि अगर किसी का ख़राब हो जाए चार्जर तो उनको वहीं से खरीदना पड़े और 1500 2000 रुपये खर्च करने पड़े। अब यही सोचो कीबोर्ड्स में होता, मेरे पास ये एक लैपटॉप है दूसरी कंपनी का, ये लैपटॉप है दूसरी कंपनी का, अगर कीबोर्ड ख़राब हो जाता तो मुझे स्पेसिफिकली उसी कंपनी का कीबोर्ड बाय करना पड़ता। लेकिन थैंक्स टू आस्की, डजेंट मैटर कि हम किस कंपनी का लैपटॉप यूज़ करें, द कोड विल रिमेन सेम, जिससे कि हम अपने लैपटॉप में कोई भी कीबोर्ड अलग से अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? आस्की सपोर्ट्स ओनली इंग्लिश अल्फाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स सच एज प्लस माइनस, ग्रीक लेटर्स। ग्रीक लेटर्स आप सभी जानते हैं, अल्फा बीटा गामा। एंड ग्राफिकल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? कैंपस क्वेश्चन नंबर 2, Java and all modern languages uses Unicode। Unicode का फुल फॉर्म तो यूनिवर्सल कोड, that supports English as well as all other languages around the world, including Indian languages and emojis। आप लोग आजकल सोशल नेटवर्किंग ऐप्स यूज़ करते हैं जिसमें इमोजीज आप अपने दोस्तों को भेजते हैं या हिंदी में मैसेजेस भेजते हैं, तो वो आस्की में पॉसिबल नहीं है। वो किस में पॉसिबल है दोस्तों? यूनिकोड में।
और यूनिकोड टेक्निकली क्या है, यूनिवर्सल कोड है, यानी वो सभी में वर्क करता है। तो आजकल की एप्लीकेशन किस में बन रही है, यूनिकोड में। लेकिन सी लैंग्वेज क्या यूज़ करता है, आस्की यूज़ करता है। अब आस्की का हमने फुल फॉर्म नहीं लिखा था दोस्तों, तो आस्की का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इंटरचेंज से मतलब भी समझ में आ रहा है कि हम टाइप करेंगे इंग्लिश में और कंप्यूटर से किस फॉर्म में समझेगा, 0 और 1 के फॉर्म में। हमें आस्की का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन हमें पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ आस्की कि आस्की के टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला होता है दोस्तों आस्की 7, कंटेन्स ओनली 128 लेटर्स। सेकेंड होता है आस्की 8, नोन एज एक्सटेंडेड आस्की। supports 256 characters. Zero to 255, जबकि यहाँ पे कितना, 0 से 127, क्योंकि 0 से काउंटिंग शुरू होती है। क्योंकि 0 से काउंटिंग शुरू तो एक नंबर हमेशा कम आएगा। अब कैंपस क्वेश्चन 3, नॉर्मल कीबोर्ड is based on अब सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी कीबोर्ड की कीज़ को काउंट करें तो उसी को देख के बता सकते हैं कि हमारे कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं। क्या इतनी कीज़ होती हैं, ऐसे ज़्यादा कीज़ होती हैं। तो होप आप में से किसी फ्रेंड ने कभी कीबोर्ड की कीज़ काउंट की हो। तो सब हम डिस्कशन करना चाहेंगे कैरेक्टर और उसकी आस्की वैल्यू के बारे में। पूरे के पूरे 256 मुझे भी याद नहीं है, आप लोगों को भी याद नहीं होगी, लेकिन हाँ जो कॉमन है वो मैं आपको दिखा सब समझा देता हूँ दोस्तों। आगे चल के हम पढ़ेंगे नल कैरेक्टर, जिसकी आस्की वैल्यू होती है 0, और ये अपने आप में कैंपस क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो आने वाले हफ्ते में हम स्ट्रिंग पे काम करेंगे, तब हम नल कैरेक्टर की फिर से बात करेंगे कि नल कैरेक्टर का मतलब क्या है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे दोस्तों आस्की कोड 7 की, बीप साउंड्स। तो बीप साउंड की वैल्यू 7। अभी बीच के मैंने कुछ लेटर्स छोड़ दिए 1 से लेकर 6 तक, जो आपको मैं आज होमवर्क पे दूंगा। तो कैंपस में 1 से लेकर 6 तक की वैल्यूज दी जाती, कहा जाता है कि इनका आंसर क्या होगा। तो आप जब घर में प्रैक्टिकल करोगे तो यू विल गेट द आंसर। हमारे कीबोर्ड में एक टैब की होती है जिसकी वैल्यू होती है 9, एंटर जिसकी होती है 10, एस्केप की होती है जिसकी वैल्यू होती है 27। हमारे किसी फ्रेंड ने गलती से लास्ट टाइम स्पेस बार दबा दिया था, तो स्पेस बार की वैल्यू क्या होती है 32, जिसका आंसर हमको बार आंसर क्या मिल रहा था 32। अच्छा, 0 से लेकर 9 तक हमारे कीबोर्ड में कीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू होती है 48 से लेके 57 तक। A to Z, जिसका हमने अभी भी सीखा, कहाँ से कहाँ तक, 65 से लेके 90 तक। स्मॉल e to स्मॉल z, 97 से लेके 122 तक। अब हमसे कैंपस में क्वेश्चन पूछा जाता है वाई स्मॉल केस हमारे लिए चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, दोनों सेम है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में लोअर केस ए अलग है और कैपिटल केस अलग है। तो हमसे सवाल पूछा ऐसा क्यों। तो आज हम बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं कि जब हम कैपिटल दबाते तो हमारा कंप्यूटर क्या लेता है 65, जब हम स्मॉल दबाते तो वैल्यू क्या था 97। और ये वैल्यू मैंने नहीं दी, तो ये वैल्यू किसने दी है,
ANSI ने, क्योंकि ये स्टैंडर्ड किसने बनाया? ANSI। तो दुनिया की जो भी कंपनी इंग्लिश कीबोर्ड बनाती है उनके सर्किट में ऐसा होना चाहिए कि कैपिटल ए दबाने पे 65 और स्मॉल ए दबाने पे 97। तो दोस्तों क्यों ये डिफरेंट होता है? सिंस बोथ हैव डिफरेंट ASCII वैल्यू। अब क्योंकि दोनों की ASCII वैल्यू डिफरेंट है, इस कारण से दोनों का डिफरेंस माना जाता है। सम मोर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। अभी जितने भी मैंने नंबर लिखे वो 127 से नीचे थे दोस्तों। हमने अभी भी पढ़ा कि 127 से नीचे ASCII 7 है, जबकि ASCII 8 मुझे यहाँ से बेहतर होता कि मैं कहाँ से शुरू करता, 128 से लेके 255 तक, क्योंकि स्टार्टिंग तो कॉमन है। तो अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग सिंबल्स की बात करेंगे। तो देखिए कौन कौन से स्टैंडर्ड सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंबल और उसकी ASCII वैल्यू। ये जो एक्सटेंट ASCII वो हमारे कीबोर्ड में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी हमें। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला होता है अल्फ़ा, जिसकी ASCII होती है 224। फिर होता है बीटा। आप सिंपल सी बात है कि बीटा के लिए क्या होगी, लेकिन मैं चालाकी कर रहा हूँ। कुछ ऐसे सिंबल भी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ जिसके आपको मैं वैल्यू नहीं बताऊँगा। आपको मैं एक प्रोग्राम सिखा दूँगा, आपको घर जाके उस प्रोग्राम को रन करना है और आपको इनका आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही पाई, ऐसे ही प्लस माइनस, ऐसे ही स्क्वायर। स्क्वायर आप सभी जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। ऐसे इंटीग्रेशन का साइन, हमने 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा था दोस्तों। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग क्योंकि होशियार हो तो समझ गए। ये स्क्वायर है, ये तो आपको दिख ही रहा है प्लस माइनस। ये क्या है दोस्तों? पाई। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे क्या कहते हैं? बाकी ये तो सब बच्चों को पता है, क्योंकि स्कूल लाइफ में टीचर ग्रेडिंग करते थे हम बच्चों की कि अल्फा वाला बच्चा है, ये बीटा वाला बच्चा है। तो इस फिगर को सेव कर लेते हैं दोस्तों। तो अब मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि मैं एक छोटा सा प्रोग्राम सिखा रहा हूँ जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें अब यहाँ पे क्या डालना है? वैल्यू डालनी है, और वैल्यू के बेसिस पे क्या प्रिंट करना है? कैरेक्टर। मैं यहाँ लिख देता हूँ C फिगर 2, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मैं टाइप नहीं कर पाया था। अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ दोस्तों, अपोजिट ऑफ अबव कोड। यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेक ASCII वैल्यू फ्रॉम क्लाइंट एंड डिस्प्ले इट्स कैरेक्टर। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा printf scanf का। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने अपने दोस्तों को होमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि आप घर में सी आउट सीन से बनाना, तो अगर मैं उसे बना लूँगा तो फिर असाइनमेंट रहा ही नहीं। तो बेहतर है कि मैं उल्टा प्रोग्राम बनाऊँ। हमने आज ये प्रोग्राम सीखा था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ दोस्तों। तो टीचर ने क्या कहा? अपोजिट ऑफ एग्जाम्पल 1, हमें ASCII वैल्यू लेनी और कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम कैरेक्टर ले रहे थे, अब हमें इंटीजर लेना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? इंटीजर। अब क्वेश्चन में साफ लिखा है कि मैं ASCII वैल्यू लेनी है यूज़र से, तो हम एक प्यारा सा मैसेज यहाँ दे देते हैं, एंटर ASCII वैल्यू। और हम यूज़र को हिट दे रहे कि किसके बीच में? 0 से 255 के बीच में।
तो कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि कैरेक्टर की रेंज क्या होती है, -128 से 127 या 0 से 255। तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट होते हैं 0 से 255, क्योंकि वो अनसाइन कैरेक्टर होता है। आगे चल के पढ़ेंगे मॉडिफायर। अगर मैं उसे कहूँ तो साइंड कैरेक्टर, तो -128 से 127। तो अभी कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 255। अब हम जानते हैं कि न्यू वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंट। परसेंट ही रिप्रेजेंट करता है दोस्तों इंटीजर वैल्यू को। और स्कैनफ का काम होता है कीबोर्ड से इनपुट लेना, तो हम टेक्निकली कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं सी की एड्रेस पे। अच्छा, ये लाइन मैं आज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम चाहते हैं दोस्तों पहले क्या प्रिंट हो, कैरेक्टर, और फिर क्या शो हो, इंटीजर वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम ही है, बस हमने यहाँ पे कैरेक्टर की जगह इंटीजर कर दिया। यहाँ परसेंट सी की जगह हमने क्या कर दिया, परसेंट डी कर दिया। अब जल्दी से हम इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम होना चाहिए आस्की टू कैरेक्टर। यूजिंग printf scanf। इसे कंपाइल किया जाए, और यहाँ रन किया जाए। तो हमसे कैरेक्टर पूछे जा रहा है, सॉरी हमसे वैल्यू पूछा, तो हमने क्या कहा दोस्तों, 224। अब क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिकोड का यूज़ करूँ तो यहाँ पे सही आंसर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कुछ का आंसर सही ना आए, कुछ का सही भी आएगा दोस्तों। जैसे मैं टाइप करूँ 241, तो 241 पे क्या आ गया, प्लस माइनस। तो हो सकता है कि कुछ सिंबल्स आपको सही ना मिले, तो कोई टेंशन नहीं। जो फ्रेंड घर में टर्बो सी यूज़ करते हैं वो टर्बो सी में से चेक कर सकते हैं। तो मेरे सिस्टम में टर्बो सी भी है, यही प्रोग्राम में टर्बो सी में ओपन कर लेता हूँ, और आपको मैं क्या ट्राई करके दिखाऊँ, 224। देखिए वही प्रोग्राम है, अभी से रन किया जाए, और मैं सिस्टम से क्या कहूँ दोस्तों, 224। तो सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र 224 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ा। ऐसे में दोस्तों के लिए ट्राई करता हूँ क्या, 225। तो 225 पे क्या गया, बीटा। अब ऐसे तो तुमने कहा 65, तो 65 पे हमें क्या मिल जाएगा, ए। तो कंक्लूजन निकला कि कुछ ऐसे सिंबल से जो हो सकते हैं कि कोड बॉक्स में भी सही ना दिखें और मोबाइल में भी सही ना दिखें। कारण कि आजकल का जो मोबाइल फ़ोन है वो यूनिकोड यूज़ करता है, और कोड बॉक्स बनाया गया जावा की मदद से, और जावा भी क्या यूज़ करता है, यूनिकोड। तो यूनिकोड और आस्की में कुछ लेटर्स डिफरेंट हैं, जिस कारण से कुछ सिंबल्स हो सकते हैं कि हमें सही ना दिखें। यहाँ मैंने अपने दोस्तों के लिए 0 लिखा था, लेकिन फिर 1 से 6 नहीं लिखा, फिर डायरेक्टली मैंने क्या शुरू किया, 7। तो यही क्वेश्चन हमारे कैंपस में है। ट्राई बिलो लाइन inside main function and note down the result। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रोग्राम में मेन फंक्शन में लिखना, तो हम लिखेंगे 6 बार %c। 6 बार %c का मतलब कि हम 6 कैरेक्टर शो करना चाहते हैं। अब 6 कैरेक्टर कौन कौन से, एक तो 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6। मैं कंप्यूटर से करूँगी, कंप्यूटर भैया हमने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, और आप हमें उन न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या शो करें, कैरेक्टर। दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे 6 बार %c दिया हुआ है, यानी 6 खाली स्थान है। अब क्योंकि खाली स्थान 6 है, तो वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 6। तो ये यहाँ आ जाएगा,
ये यहाँ आ जाएगा, इससे से बाकी वैल्यू भी लिंक हो जाएंगी। हालांकि ये हैं तो ये इंटीजर्स, लेकिन हम कंप्यूटर से रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करें कि वो किस फॉर्म में शो हो, कैरेक्टर के फॉर्म में। तो सिस्टम हमें क्या दिखाएगा, इनका कैरेक्टर दिखाएगा, जिससे कि मेरे दोस्तों को आइडिया लग जाएगा कि 1 से लेकर 6 तक कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को पेंडिंग मत छोड़िएगा। रूल कहता है दोस्तों कि जो चीज़ हम छोड़ के जाते हैं वो क्वेश्चन पहले पूछा जाता है। अब हमारे किसी फ्रेंड ने कहा सर यही चीज़ आप हमें सी आउट सीन से लिख के दिखाएं, सी आउट से लिख के दिखाएं। तो आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों, टाइप कास्टिंग पढ़ा। हमें 1 का कैरेक्टर चाहिए, और किसका कैरेक्टर चाहिए, 2 का, और किसका 3 का, और किसका 4। या हमने पढ़ा कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं दोनों तरीके करके दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। दोस्तों अब हम डिस्कशन करना चाहेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का। हमारा आज का मेन टॉपिक है कैरेक्टर्स, लेकिन कैरेक्टर्स की कुछ और अच्छी अच्छी एग्जाम्पल सिखाने के लिए मुझे इफ स्टेटमेंट पढ़ाना पड़ेगा कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो पहले हम इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर हम कुछ और एग्जाम्पल सीखेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, यूज टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग based on some condition. When condition is true, then if part get executed. Otherwise, when condition is false, else part get executed. तो हमारे इफ एल्स में 202 हिस्से होते हैं। बारिश पड़ रही होगी तो क्या करोगे, छतरी का इस्तेमाल करोगे। बारिश नहीं हुई तो छतरी की जरूरत ही नहीं है। तो वैसे ही जब हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कंडीशन के बेसिस पे। कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो इफ पार्ट, और कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रू को सी में हम क्या कहते हैं, 1 या नॉन ज़ीरो। तो जब भी हमें कंडीशन में 1 या नॉन ज़ीरो मिल जाए तो क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। जबकि फॉल्स को हम सी में क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। दोस्तों प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स होता है। अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, एल्स पार्ट इज ऑप्शनल। या इसको हम बाद में लिख देंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स का मतलब है वे ऑफ राइटिंग। जैसे दोस्तों इंग्लिश की क्लास में मैं बैठा हूँ और मैंने मैम से कहा मैम ही आर ए बॉय, तो मैम एक बड़ा सा क्रॉस लगा देंगी क्योंकि ग्रामेटिकली ही आर ए बॉय इज इनकरेक्ट, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए इज लगता है। तो जैसे से इंग्लिश की ग्रामर के कुछ रूल्स है वैसे प्रोग्रामिंग के रूल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। एक अच्छा प्रोग्रामर तभी बन पाता है जब उसे क्या आना चाहिए, सिंटेक्स। क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में बिगनर्स के दोस्तों के बहुत सारे प्रोग्राम में एरर आते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो टाइपिंग की मिस्टेक कर देते हैं या फिर वो सिंटेक्स की मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मैंने ही आर ए बॉय का एग्जाम्पल दिया। तो दोस्तों सिंटेक्स है इफ, कंडीशन, फिर कर्ली ब्रेसेस, इसे कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। और जो भी ट्रू स्टेटमेंट देना चाहें, ऐसे यहाँ पे एल्स आ जाता है दोस्तों। और जो भी फॉल्स स्टेटमेंट देना चाहें, तो ट्रू के लिए इफ पार्ट और फॉल्स के लिए क्या, एल्स पार्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा था दोस्तों के लिए। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी, एल्स पार्ट इज ऑप्शनल। तो जरूरी नहीं कि हम इफ के साथ हमेशा एल्स यूज करें। सेकंड है
when if and else contains single statement, then इसे कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। और ऑप्शनल। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इफ में भी कर्ली ब्रेसेस लगा है, एल्स में भी कर्ली ब्रेसेस। कभी कभी क्या होगा कि इफ में एक ही लाइन होगी या एल्स में भी एक ही लाइन होगी, तो उस केस में कर्ली ब्रेसेस हम हटा सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड टू यूज कर्ली ब्रेसेस। कारण क्या कि आईटी इंडस्ट्री में मैं अकेला काम नहीं करूँगा, मेरे साथ टीम में बहुत सारे मेंबर्स होंगे। अब मुझे तो अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग आती, हो सकता है कि मेरे टीम मेंबर को कुछ ना आता हो प्रोग्रामिंग, तो जब मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाता हूँ मेरे दोस्तों, तो वो डिसाइड नहीं कर पाता कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, फिर कहाँ से लेके कहाँ तक एल्स है। लेकिन जब मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ तो मेरे टीम मेंबर को पता होता है कि भाई यहाँ से लेके क्या है, यहाँ तक क्या है, इफ एल्स है। अब सवाल था ये टॉपिक में पढ़ाई क्यों रहा हूँ, तो इस टॉपिक का रीज़न हम समझते हैं एग्जाम्पल प्रोग्राम से। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है दोस्तों। इंटरव्यू में आता है, टेक अ कैरेक्टर फ्रॉम क्लाइंट एंड कन्वर्ट टू लोअर केस। आज से जब भी मैं लोअर कहूँ तो मैं स्मॉल केस, इफ इट इज अपर केस। अब ये क्वेश्चन क्यों आता है, इस क्वेश्चन का आंसर वही कर सकता है जिसे क्या आता हो, आस्की कोड। भाई हमें कैंपस में क्या कहा गया कि अगर हमारा कैरेक्टर अपर केस है तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट करो। अब देखिए अपर केस एक ही वैल्यू क्या है 65। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा, 65 में कितने रुपए और जोड़ दे कि 97 रुपीज़ बन जाए। 65 में कितने रुपए और ऐड करके 97 बन जाए, 32 रुपीज़ ऐड कर दें। ऐसे ही 97 रुपीज़ में से कितने रुपीज़ घटा दे कि वो 65 रुपीज़ बन जाए, 32। तो कंक्लूजन निकला मेरे प्यारे दोस्तों कि अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस कितना है, 32। अब ये प्रोग्राम वही बना सकते हैं जो आज की क्लास में है, क्योंकि कंसेप्ट तो बहुत छोटा सा, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा स्मॉल a टू स्मॉल z होता है 97 से लेके 122, कैपिटल A टू कैपिटल Z होता है 65 से लेके 90 तक। अब अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो डिफरेंस कितना आया, 32 का। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला लोअर माइनस अपर। जैसा कि मैंने कहा कि मैं लोअर अपर यूज करूंगा, तो लोअर माइनस अपर इक्वल टू कितना, 32। अब हमें टीचर ने फॉर्मूला सिखाया था, देयरफॉर हमें टीचर ने सिखाया था कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाओ तो यहाँ माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लोअर बराबर क्या हो जाएगा, अपर प्लस 32। जैसे एग्जाम्पल 97 इज इक्वल टू कितना, 65 प्लस 32। ऐसे एक और फॉर्मूला बन सकता है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ ले जाना है इस तरफ, तो अपर बराबर क्या हो जाएगा, लोअर माइनस 32। जैसे एग्जाम्पल 65 कैसे बन सकता है, 97। तो ये क्वेश्चन कैंपस में एक ही कारण से आता है कि जिस बच्चे ने आस्की कोड पढ़ा है उसे ये फॉर्मूले पता है। अब क्योंकि फॉर्मूला पता है तो प्रोग्राम बनाना तो बहुत आसान हो गया। अब मैं स्टूडेंट हूँ दोस्तों, मैं हमेशा स्टूडेंट की तरह ही प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि टीचर ने मुझे कहाँ तक सिखा दिया है, तो टीचर ने मुझे यहाँ तक सिखा दिया कि भाई कैरेक्टर इनपुट करते हैं, तो कैरेक्टर तो मैं इनपुट ले ही सकता हूँ। अब देखो मुझे टीचर ने क्या कहा है, टीचर ने कहा है कि भाई तुम यूजर से कैरेक्टर लो और कन्वर्ट करो किस में, स्मॉल केस में अगर वो अपर केस हो।
अगर वो अपर केस हो तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इफ़ लगाना पड़ेगा। अब मैं स्टूडेंट तो मैं सिंटेक्स देखता हूँ कि टीचर ने सिंटेक्स कैसे सिखाया था, तो टीचर ने मुझे कुछ ऐसा सिंटेक्स सिखाया था, तो मैं ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे सिंटेक्स लिख लेता हूँ। बस फिर मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं कंडीशन क्या दूँ। तो मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ कि कैरेक्टर कहीं आप ए या ए से बड़े लेटर तो नहीं हो, साथ ही साथ आप जेड या उससे छोटे लेटर तो नहीं है। इसे मैथमेटिक्स में कहते थे क्लोज इंटरवल। यानी सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि भाई आप ए टू जेड ही हो। जैसे दोस्तों मैं एनडीए में जाना चाहता हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी, लेकिन तो भी मैं चाह के भी नहीं जा पाऊँगा। क्यों? क्योंकि एनडीए की अपर और लोअर लिमिट होती है शायद 18 से 21 साल के बीच में, 16.5 से 19.5 जो भी लिमिट है। मैं उस लिमिट के नीचे भी नहीं आता हूँ, उस लिमिट के अंदर भी नहीं आता हूँ, मैं लिमिट से बाहर हो चुका हूँ। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि कंप्यूटर भैया कैरेक्टर क्या होना चाहिए ए टू जेड के बीच में, तो उसके में कितना उसमें प्लस कर दो, 32 प्लस कर दो। अब जैसा कि टीचर ने आज कहा था कि एल्स पार्ट ऑप्शनल होता है, तो यहाँ पे एल्स की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर ने मुझे कहा था भाई भूपेन तुम उसे लोअर केस में तभी करना जब हमें बताओ कि वो क्या है अपर केस है। तो जब अपर केस होगा उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 32। अब मैं रिजल्ट प्रिंट करनी है। अब देखिए कर्ली ब्रेसेस का बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पे किसकी एंड हो गई, एंड ऑफ इफ। अगर ये कर्ली ब्रेसेस नहीं होते तो आप सोच में पड़ जाते यार इफ खत्म हो कि नहीं, तो सिस्टम को पता चल गया कि यहाँ पे इफ खत्म हो गया। अब हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे क्या, कैरेक्टर इक्वल टू खाली स्थान, कैरेक्टर इक्वल टू खाली स्थान, और खाली स्थान में किसे प्रिंट करना है, सी को। और हमें आज टीचर ने पढ़ाया कि कैरेक्टर के लिए क्या यूज़ होता है, परसेंट्स। कॉपी पेस्ट दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ होती है दोस्तों, वहाँ पे हम गलतियाँ कर सकते हैं। तो मैंने गलत प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट किया था तो मैसेजेस भी गलत लिखे हुए हैं। अच्छा यहाँ मैं देखिए दोस्तों स्पेस क्यों देता हूँ, जिससे कि हमें फिर से स्पेस ना देना पड़े। तो हमने सिस्टम से क्या किया, पहले कैरेक्टर पूछ लिया, एक इफ कंडीशन लगाई कि वो ए टू जेड है या नहीं। अगर ए टू जेड के बीच में तो प्लस सेट टू हो जाएगा और रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे इस प्रोग्राम का नंबर होना चाहिए 5, अपर टू लोअर कन्वर्जन .cpp। इसे कंपाइल किया जाए, इसे रन किया जाए। मुझसे कहा गया भाई भूपेंद्र तुम कैरेक्टर इनपुट करो। तो दोस्तों मैं जान के पहले स्मॉल ही दबा रहा हूँ जिससे कि मैं इफ कंडीशन का महत्व समझा पाऊँ। तो क्या स्मॉल ए कैपिटल ए टू जेड के बीच में का नहीं, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब मैं कैपिटल ए दबा रहा हूँ दोस्तों, अब कैपिटल ए टू जेड के बीच में आता तो उसमें प्लस 32 हो जाएगा। इस कारण से वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल ए। अब मेरे फ्रेंड ने कहा सर आप इफ एल्स हटा दीजिए, क्योंकि इफ एल्स का मुझे महत्व समझ में नहीं आया, तो मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। इसको कमेंट कहा जाता है। जब भी हम किसी लाइन को मिटाना चाहे तो बेहतर है कि उसके आगे 2 स्लैश लगा दें। इन 2 स्लैश लगाने से कमेंट हो जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैंपस क्वेश्चन की फॉर्म में CQ7 व्हाट इज द यूज ऑफ डबल स्लैश। इसे डबल स्लैश कहते हैं इन C++। तो आंसर है it is known as single line comment to disable current line from compilation। to disable, actually मैं typing mistake की है, to disable current line from execution, from compilation, suitable for documentation।
or to ignore some lines. काश मुझे कमेंट नहीं करने आते दोस्तों, तो उस केस में मैं ये पूरी लाइन मिटा देता यहाँ से, और फिर मुझे ज़रूरत पड़ती तो मुझे फिर से टाइप करना पड़ता। बेहतर है कि मैं ऐसा ना करके उसे कमेंट कर दूँ, जिससे कि जब ज़रूरत पड़े तो मैं वापस एक्टिवेट कर पाऊँ। तो जब भी हमें लगे कि किसी लाइन को नहीं चलाना तो उसे कमेंट कर दो। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि सिर्फ कंडीशन की ज़रूरत ही क्या थी। तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ मेरे दोस्तों, और मैं प्रेस करूँ छोटा ए। अब परेशानी क्या है दोस्तों, छोटा है ये होता है 97 में 32 ऐड कर दो, तो पहले 2 ऐड कर दो 99, फिर 30 ऐड कर दो 129। तो 129 पे जो भी लेटर होगा वो लेटर शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कंप्यूटर हर केस में एडिशन ऑफ 32 करेगा। फिर से रन करता हूँ, मैंने प्रेस किया दोस्तों प्लस में भी उसने 32 ऐड कर दिया। तो कंक्लूजन निकला कि डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, हमें पहले कंडीशन लगानी है कि तभी ऐड करो जब कंफर्म हो कि वो किसके बीच में है, A to Z के बीच में। अच्छा, हर बार मैं प्रोग्राम ऐसा सिखाता हूँ कि दोस्त हमारे घर जाके उल्टा प्रोग्राम बना पाए। तो टू डू एट होम क्या हो सकता है? फर्स्ट, डिजाइन रिवर्स ऑफ अबव मीन्स लोअर टू अपर कन्वर्जन। भाई सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, यहाँ क्या आ जाएगा, छोटा ए, यहाँ क्या आ जाएगा, छोटा जेड। अब कितना घटाना है? तो टेक्निकली मैंने प्रोग्राम बना के दिखा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ आप घर में ट्राई करें। अब दूसरा हमारे दोस्त ने कहा और क्या कर सकते हैं? दूसरा कर सकते हैं दोस्तों कि जहाँ प्रिंटएफ हो वहाँ पे क्या लगाओ, और जहाँ स्कैनएफ हो वहाँ पे क्या लगाओ। क्योंकि जो मेरा दोस्त आज का पहला प्रोग्राम भी या पहली क्लास में अटेंड करे वो भी ऐसा काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि टीचर ने करके दिखाया कि भाई प्रिंटएफ की जगह सी आउट आ सकता है और स्कैनएफ की जगह सी। तो पिछले एग्जाम्पल को देखिए, मैं ऐसा कर सकता है। अब हम बच्चों के मन में सवाल आ रहा है, ये क्या सिंबल था? What is the meaning of double and, double or and not in C लैंग्वेज? तो दोस्तों जब भी हमें C लैंग्वेज में डबल एंड दिखे तो उसे हम कहते हैं लॉजिकल एंड। गिव्स ट्रू व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू। दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे एनडीए में जाने का बहुत मन है, तो एनडीए में कोई एक परीक्षा तो ना होती है, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। जैसे पहली परीक्षा थी एज की, मैं एज की परीक्षा पास कर गया, तो मुझे एनडीए वाले बुलाएंगे, फिर कहेंगे दौड़ो। शायद होता है 5 मिनट में कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर दौड़ने होते हैं, जैसे 5 किलोमीटर, मान लो मैं वो भी दौड़ गया। फिर वो हाइट और वेट रेशियो चेक करते हैं कि आपका हाइट और वेट रेशियो बराबर है या नहीं। फिर वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट लेते हैं, एक बड़ा सा पिक्चर लगा देते हैं सामने और उस पर कहते हैं इस पर स्टोरी लिखो। तो अगर मैं सभी फेसेस में पास हो गया तो ही मैं एनडीए में पहुंच पाऊंगा। अगर मैं एक भी फेस में फेल हो गया तो मैं एनडीए में नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जब भी हमें सभी कंडीशन चेक करी तो हम एंड लगाते हैं। आने वाले क्लास में मैं और लगाऊंगा दोस्तों, इसे हम कहते हैं लॉजिकल और। ये क्वेश्चन वाइवा में टीचर पूछती है। होता क्या है दोस्तों, फर्स्ट ईयर में आप लोग बिगनर होते हैं, आपको कीबोर्ड के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो टीचर वाइवा में पूछते हैं कि और साइन कैसे होना, तो आप ऐसे हाथ से इशारा करते हो भाई 2 डंडियाँ, लेकिन इसका टेक्निकल वर्ड है दोस्तों डबल पाइप साइन। तो जब भी आपसे एक टीचर पूछे कि और कैसे लिखोगे, तो उसका सही आंसर कह दो कि डबल पाइप साइन। अब सर ये पाइप साइन मिलता कहाँ पे है दोस्तों? आपके कीबोर्ड में एंटर की है, एंटर के ऊपर ये दिया हुआ है। मैं अभी समझाऊंगा अपने दोस्तों को, लेकिन लॉजिकल और का मतलब क्या है? गिव्स ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन कंडीशन ट्रू। जैसे अभी 2 कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा था कुछ दिन पहले, तो जो कंट्री कम पावरफुल थी उसने अपने पूरे सिटीजन को आर्मी में कन्वर्ट कर दिया।
बस कंडीशन रख दी कि या तो आप एक्स आर्मी पर्सन हो, या फिर आपकी एज यहाँ से यहाँ के बीच में हो, या आप फिजिकली फिट हो, तो कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लो। अगर आप एक्स आर्मी पर्सन हो तो भी सिलेक्ट हो जाओगे, 18 to 45 हो तो भी सिलेक्ट हो जाओगे, और अगर आप फिजिकली फिट हो तो भी सिलेक्ट हो जाओगे। तो जहाँ में एक भी कंडीशन पे सिलेक्शन करना तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, और। अच्छा, अंत में दोस्तों नॉट नेगेट्स द रिजल्ट, नॉट ट्रू, जो सत्य ना हो तो क्या बन जाएगा, असत्य। जो असत्य ना हो तो कभी कभी हम चाहते हैं कि रिजल्ट उल्टा हो जाए, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, नॉट। अब मेरे किसी दोस्त ने पूछा था सर ये और साइन मिलता कहाँ पे है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के दोस्त हमारी हमेशा गलती करते हैं। तो यहाँ मैं सिंबल के फॉर्म में समझा रहा हूँ कि टेक्निकली ये मिलता कहाँ पे है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एंटर की से सब बच्चे फैमिलियर हैं, क्योंकि बड़ी सी एक की होती है, लिखा होता है एंटर। दोस्तों एंटर का पड़ोसी होता है शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट लिखा होता है, कारण कि हमारे कुछ कीज पे डबल डबल कैरेक्टर्स होते हैं। तो एंटर के ऊपर जो की वो भी डबल कैरेक्टर्स वाला है, नीचे ऐसा बना हुआ है और ऊपर ऐसा बना हुआ है। तो टेक्निकली हमें शिफ्ट को दबाना है और ये दबाना है, और इसको हमने कौन सा साइन कहा, पाइप साइन। और ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि जब मैं नहीं बताता हूँ तो हमारे फ्रेंड घर में मिस्टेक करते हैं कि हम कौन सा सिंबल यूज़ करें, तो ये टू यूज़ पाइप साइन। तो आने वाले क्लासेस में हम पाइप साइन का भी यूज़ सीखेंगे कि कैसे हम और का यूज़ करते हैं। दोस्तों अब हम आज की क्लास के बेसिस पे कुछ कैंपस क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे, जिनका आंसर हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या चाहिए, सभी क्वेश्चन आपको मेन के अंदर ट्राई करना है। ट्राई बिलो कोड इनसाइड इंट में, कंपाइल रन एंड नोट डाउन एरर या रिजल्ट। कुछ ऐसे क्वेश्चन में दूंगा जिनमें एरर आएगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें कुछ आंसर आएगा। दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन में दे रहा हूँ, कैरेक्टर C = A। अब इसका आंसर तो आप सभी दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, प्रिंट F %D, C। तो डेफिनेटली इसका आंसर सबको पता है। इसका आंसर क्या होगा, हम सिस्टम से करें कि A का इंटीजर वैल्यू, तो A का इंटीजर वैल्यू क्या है, 60। अच्छा मैं इसका उल्टा भी दे सकता हूँ दोस्तों, मैं दे सकता हूँ इंटीजर A = 65 या इंटीजर C = 65, और यहाँ में क्या लिख सकता हूँ, प्रिंटफ %C। किसका %C, अब सिंपल सी बात है कि 65 का हम क्या मांग रहे हैं कंप्यूटर से, कैरेक्टर। तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, ये आएगा। तो दो क्वेश्चन तो मैंने बहुत आसान से दिए हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लिख रहा हूँ दोस्तों के लिए। मैं लिख रहा हूँ इंटीजर A = 10, B = 010। यहाँ पे कहीं भी O नहीं है, हमारे स्टूडेंट घर में गलती से O लगा देते हैं। अच्छा फिर दोस्तों C = 0x, ये 0x है, 0x10। और फिर हम सिस्टम से करें प्रिंट F 3 खाली स्थान, ये पहला खाली स्थान, दूसरा खाली स्थान और तीसरा खाली स्थान। अब A प्रिंट होना है, फिर B प्रिंट होना है, फिर C प्रिंट होना है। अब बस पहले में लगा देता हूँ खाली स्थान में %D यानी इंटीजर वैल्यू, दूसरे में स्पेस के साथ %D और फिर स्पेस के साथ %D, क्योंकि 3 वैल्यू शो करवानी है तो 3 बार हमें क्या लगाना पड़ेगा, %D। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीजर A = 10। क्वेश्चन सभी बहुत आसान है, बस ज़रूरत है घर में प्रैक्टिकल करने की, और इन्हीं क्वेश्चन से मुझे पता चलता है कि घर में कितने स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि जो जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल करेगा उसे आंसर पता होगा।
अच्छा, मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ परसेंट डी परसेंट ओ परसेंट एक्स ए। अच्छा, फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या करना है, CQ30 हमने कहा इंटीजर a इक्वल टू 10 और फिर कहा सी आउट डेसिमल ऑफ a, फिर चाहो तो थोड़ा सा स्पेस या कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ ऑक्टल ऑफ a, फिर कॉमा, फिर मैं लिख रहा हूँ हेक्स ऑफ a। यहाँ पे शायद इस क्वेश्चन को बेहतर होता कि मैं नई लाइन में लिखता हूँ, जिससे कि हमारे दोस्तों को पढ़ने में आसानी हो जाती है। दोस्तों मैं आपको हिंट देता हूँ, सेम एज CQ12 बट यूजिंग सी आउट। तो जो रिजल्ट CQ12 का आएगा वही CQ13 का आना है, बस अंतर है कि यहाँ पे मैंने किसका यूज़ किया है, सी आउट सीन का यूज़ किया। अंत में दोस्तों मैं लिख रहा हूँ इंटीजर a इक्वल टू 7 और मैं लिख रहा हूँ प्रिंट f परसेंट d कॉमा साइज ऑफ a। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, नो स्पेस बिटवीन साइज ऑफ। कभी कभी हमारे दोस्त घर में क्या करते हैं, साइज ऑफ के बीच में स्पेस देते हैं, साइज ऑफ के बीच में स्पेस नहीं देना है क्योंकि वो एक सिंगल वर्ड है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी दे चुका हूँ दोस्तों। हम जानते हैं कि परसेंट डी का मतलब है इंटीजर, तो प्रिंट एफ में परसेंट डी प्रिंट नहीं होता, ऐसे ही स्लैश इन भी प्रिंट नहीं होता। लेकिन मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें आपको बताया गया कि कैसे हम परसेंट डी को प्रिंट कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने देख लिया है, लेकिन बाय चांस अगर किसी फ्रेंड ने ना देखा तो देख लेंगे। ऐसे ही हम जानते हैं कि हर सी प्रोग्राम में सेमीकोलन लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें सेमीकोलन ना हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्प्ले वेलकम इन सी। विदाउट एनी सेमीकोलन इन द प्रोग्राम। तो आप सभी दोस्तों को मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक के थ्रू बस आप लोग को देखना है और फिर घर में ट्राई करना है।